सोच के देखो, अगर कल सुबह भारत उठता है और ये न्यूज़ कंफर्म हो जाती है कि विष्णु भगवान के 10 अवतार एक साथ प्रकट हो चुके हैं। ना ये कहानी है, ना ये धार्मिक प्रवचन, ना ही कोई फैंटेसी। ये एक सिविलाइजेशनल शौक है। और सवाल ये नहीं है कि भगवान आए क्यों, सवाल ये है कि अगर ऐसा सच में हो गया तो इंडिया के साथ क्या होगा, भारत का सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा और हम जैसे आम लोग क्या फेस करेंगे। इस वीडियो में कोई कहानी नहीं होगी, सिर्फ रियल कंसिक्वेंस, रियल रिएक्शन और रियल इम्पैक्ट होगा। अगर 10 अवतार एक साथ आ गए, व्हाट इफ दी 10 अवतार्स ऑफ विष्णु अपीयर्स टुगेदर। सोच के देखो, एक सुबह भारत के लोग उठते हैं और न्यूज़ चैनल पर कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं चल रही होती, न स्टॉक मार्केट का अपडेट, न वार की ब्रेकिंग न्यूज़, बस एक ही सेंटेंस हर जगह घूम रहा होता है, 10 अवतार एक साथ प्रकट हो चुके हैं। ये कोई मिथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, ये कोई मूवी प्रमोशन भी नहीं है, ये एक ग्लोबल लेवल रियलिटी चेक स्टोरी है। दोस्तों, सबसे पहले रिएक्ट करता है इंडिया, लेकिन शौक पूरी दुनिया को लगता है। यूएन इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है, नासा सैटेलाइट्स एबनॉर्मल एनर्जी सिग्नेचर डिटेक्ट करता है, साइंटिस्ट कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि ये फिनोमेना किसी भी अननोन फिजिक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। पर भारत के लिए ये सिर्फ साइंटिफिक इवेंट्स नहीं होता, ये सिविलाइजेशनल मूवमेंट होता है। एक एक अवतार अलग युग में आया था। मत्स्य जब नॉलेज डूब रहा था, कुर्मा जब स्टेबिलिटी चाहिए थी, वराह जब धरती ही खतरे में थी, नरसिम्हा जब ट्रेनी एक्सट्रीम हो गई थी। पर अगर सब एक साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है क्राइसिस भी एक साथ है। इसका मतलब होता है एनवायरमेंटल कोलैप्स, मॉरल कोलैप्स, पॉलिटिकल कोलैप्स, स्पिरिचुअल कोलैप्स और ह्यूमन कॉन्शियसनेस का कोलैप्स। दोस्तों, भारत में सबसे पहले क्राउड्स गैदर करते हैं, मंदिर भर जाते हैं, पर एक अजीब बात होती है, 10 अवतार किसी मंदिर में नहीं जाते, वो सीधा जाते हैं पॉल्यूटेड रिवर के पास, कन्फ्लिक्ट जोन्स में, करप्ट पावर सेंटर्स के सामने, डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य अवतार की। मत्स्य अवतार एक्टिवेट होता है जब नॉलेज डिसऑर्ड हो जाती है। इंडिया में फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, मैनिपुलेटेड हिस्ट्री सब एक्सपोज होने लगता है। डाटा लीक्स होते हैं, हिडन थ्रेट सामने आते हैं, लोग रियलाइज करते हैं कि उन्हें सालों से मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी दिखाई जा रही है। अब बात करते हैं कुर्मा अवतार की। कुर्मा तब प्रकट होते हैं जब सिस्टम कोलैप्स होने वाला होता है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, गवर्नेंस सब अनस्टेबल हो चुका होता है। कुर्मा बैलेंस लाता है, ना रिवॉल्यूशन ना डिस्ट्रक्शन, सिर्फ रीअलाइनमेंट। अब बात करते वरा अवतार की। वरा सिर्फ मिथ नहीं था, वो इकोलॉजिकल वार्निंग थी। और जब वराह वापस आता है, इसका मतलब होता है धरती लिमिट क्रॉस कर चुकी है। इलीगल माइनिंग रुक जाती है, डिफॉरेस्टेशन फ्रीज हो जाते हैं, रिवर्स जनरेट होने लगती हैं ह्यूमंस परमिशन के बिना। अब नाउ बात करते हैं नरसिम्हा अवतार की। नरसिम्हा सिर्फ एक डेमन किलर नहीं था, वो अनचेक्ड पावर का एंड था। इंडिया में जो अनसिस्टम के सामने खड़ा होता है, जो लॉ से ऊपर समझने लग गए थे, ये पनिशमेंट नहीं होती, ये वार्निंग होती है। नाउ दी वामन अवतार। वामन जब आता है तो एम्पायर छोटा हो जाता है और ईगो कोलैप्स हो जाता है। इंडिया को समझ आता है पावर का मतलब डोमिनेशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नाउ परशुराम अवतार। परशुराम आते हैं तो जब वायलेंस नॉर्मलाइज हो जाता है, मॉब जस्टिस, हेट्रेड, रिवेंज कल्चर, वो वॉर नहीं करते, वो साइकिल तोड़ते हैं। नाउ राम अवतार। अब भगवान राम का आना सबसे डेंजरस होता है क्योंकि वो फोर्स यूज नहीं करते, वो स्टैंडर्ड सेट करते। इंडिया को रियलाइज होता है रूल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है करेक्टर। नाउ कृष्ण अवतार। कृष्ण जब साथ होते हैं तो सिर्फ क्राइसिस नहीं होता, चॉइस होती है। इंडिया को समझ आता है तुम विक्टिम नहीं हो, तुम पार्टिसिपेंट हो। नाउ द लास्ट कल्कि अवतार। जब कल्कि सबके साथ खड़े होते हैं तो वो एंड अनाउंस नहीं करते, वो डेडलाइन अनाउंस करते हैं। मैसेज क्लियर होता है, सुधर जाओ या सिस्टम रीसेट करो। 10 अवतार का एक साथ आना मतलब ये नहीं कि भगवान प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं, वो आए हैं ये बताने प्रॉब्लम हम खुद हैं। और अगर ऐसा सच में हो गया तो भारत का फ्यूचर भगवान डिसाइड करेंगे, हम खुद करेंगे। दोस्तों,
10 अवतार एक साथ आने का असली मतलब है कि अगर विष्णु के 10 अवतार एक साथ प्रकट होते हैं तो ये एक रिलीजियस इवेंट से ज़्यादा एक सिस्टमेटिक अलार्म होता है। हिंदू फिलोसॉफी में हर एक अवतार का एक स्पेसिफिक फ्लेयर पॉइंट को एड्रेस करता है। उनका एक साथ आना मतलब होता है कि सब फेलोर पॉइंट एक साथ एक्टिवेट हो चुके हैं। इस सिनेरियो में इंडिया एक स्पिरिचुअल नेशन नहीं बल्कि टेस्टिंग ग्राउंड बन जाता है। गवर्नेंस और पावर स्ट्रक्चर्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। 10 अवतार का प्रेजेंस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं करता लेकिन मॉरल लिगिटिमेसी डिस्ट्रॉय कर देता। लॉस वही रहते हैं पर इंस्टीट्यूशन वही रहते हैं, पर उनका फियर बेस्ड कंट्रोल खत्म हो जाता है। पावर सिर्फ तब तक चलती है जब तक लोग मानते हैं और 10 अवतार के बाद लोग ब्लाइंड बिलीफ छोड़ देते हैं। इकोनॉमी और डेवलपमेंट का सच, इस इवेंट के बाद ग्रोथ का डेफिनेशन बदल जाता है। जीडीपी इर्रिलेवेंट हो जाती है, कंजम्पशन स्लो हो जाता है, लोग पूछने लगते हैं इस डेवलपमेंट का कॉस्ट कौन दे रहा है। दोस्तों, इंडिया पहली बार लिमिट बेस्ड डेवलपमेंट की तरफ जाता है। पब्लिक साइकोलॉजी का शिफ्ट, सबसे बड़ा चेंज बाहर नहीं होता, अंदर होता है। लोग विक्टिम माइंडसेट छोड़ देते हैं, हर प्रॉब्लम के लिए सिस्टम को ब्लेम करना बंद होता है। 10 अवतार का मैसेज एक ही होता है, तुम स्पेक्टेटर नहीं हो, तुम पार्टिसिपेंट हो। दोस्तों, अगर 10 अवतार सच में एक साथ आ गए तो वो दुनिया बचाने नहीं आए, वो ये देखने आए कि ह्यूमैनिटी बचने लायक है या नहीं, और जवाब भगवान नहीं देंगे, हम देंगे। नाउ अगर विष्णु के 10 अवतार एक साथ प्रकट होते हैं तो सबसे पहले एक बात क्लियर हो जाती है, यह सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं रह जाती, ये सिविलाइजेशनल ऑडिट बन जाती है। रिलीजन लोगों का पर्सनल मैटर होता है लेकिन सिविलाइजेशन का कोलैप्स सबको अफेक्ट करता है। 10 अवतार का एक साथ आना ये सिग्नल देता है कि ह्यूमन सिस्टम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मॉरल और इकोलॉजिकल सब अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। इस पॉइंट पर कोई एक अवतार काम नहीं करता, इसलिए पूरा फ्रेमवर्क एक साथ एक्टिवेट होता है। नाउ इंडिया ग्लोबल सेंटर क्यों बन जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कि इस सिनेरियो के बाद इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं रहता, इंडिया एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि 10 अवतार का कॉन्सेप्ट किसी और सिविलाइजेशन में नहीं मिलता। वर्ल्ड के लिए ये सवाल उठता है, ये इवेंट इंडिया में ही क्यों हुआ? इसका आंसर है ग्लोबल मीडिया इंडिया के अराउंड रोटेट करेगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ेगा, इंडिया के इंटरनल डिसीजंस ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस बन जाएंगे। इंडिया पर पहली बार मॉरल लीडरशिप का प्रेशर आएगा, सिर्फ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का नहीं। पावर स्ट्रक्चर का साइलेंट कोलैप्स होगा, क्योंकि 10 अवतार गन्स नहीं चलाते, वो कोप्स नहीं करते, वो सिस्टम तोड़ते नहीं, वो उन्हें इर्रिलेवेंट बना देते हैं। इसका इफेक्ट ये होगा कि लोग अथॉरिटी से कम, कॉन्साइंस से ज़्यादा डरेंगे, फियर बेस्ड ओबीडियंस खत्म होगा, सिंबॉलिक पावर लॉस होगा। जो सिस्टम सिर्फ फोर्स से चलता था वो सिस्टम ऑटोमेटिकली वीक पड़ जाएगा, और ये कोलैप्स लाउड नहीं होगा, ये साइलेंट होगा। लॉ, जस्टिस और पनिशमेंट का मीनिंग बदल जाएगा। दोस्तों, 10 अवतार के बाद जस्टिस का मतलब पनिशमेंट नहीं रह जाता, जस्टिस का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि लोग पूछने लगते हैं जो लीगल है क्या वो सही भी है। कोर्ट्स रहेंगे, लॉस रहेंगे, पर मॉरल स्क्रूटिनी उनसे भी ऊपर चली जाएगी। ये फेज सबसे अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ कोई विलन नहीं होता, सिर्फ कंप्लीसिटी होती है। इकोनॉमी, इस इवेंट के बाद इंडिया में डेवलपमेंट वर्ड सस्पेक्ट हो जाता है। लोग ये सवाल उठाते हैं, क्या ग्रोथ का मतलब सिर्फ कंज्यूमशन है? क्या जॉब्स का मतलब सिर्फ रिसोर्स एक्सटेंशन है? क्या प्रॉफिट का मतलब फ्यूचर का नुकसान है? 10 अवतार के प्रेजेंस इकोनॉमी को क्रैश नहीं करते, पर प्रायोरिटीज क्रैश कर देते हैं। इंडिया पहली बार सीरियसली पूछता है कितना काफ़ी होता है। अगर हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो इस इवेंट के बाद साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, क्योंकि साइंस को ये मानना पड़ता है कि सब कुछ मिजरेबल नहीं होता, और स्पिरिचुअलिटी को ये मानना पड़ता है कि ब्लाइंड बिलीफ भी काम नहीं करती। कॉन्सिक्वेंस स्टडीज मेन स्ट्रीम होती है, एथिक्स को साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में जगह मिलती है, ह्यूमन बिहेवियर को सेंट्रल वेरिएबल माना जाता है, और इंडिया यहाँ एक न्यू मॉडल प्रेजेंट करता है जहाँ लॉजिक और मीनिंग दोनों साथ चलते हैं। सबसे बड़ा शिफ्ट इम्पैक्ट पड़ेगा तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा इम्पैक्ट अंदर ही होता है। 10 अवतार के बाद लोग ये बोलना बंद कर देते हैं सिस्टम खराब है,
लोग ये पूछना शुरू करते हैं, मैं इस सिस्टम का हिस्सा कैसे बना। विक्टिम माइंडसेट कोलैप्स होता है, स्पेक्टेटर माइंडसेट कोलैप्स होता है और ये रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन इसी से लॉन्ग टर्म चेंज आता है। दोस्तों, इस सिनेरियो के बाद वायलेंस जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 10 अवतार के सामने कोई आइडियोलॉजी सुप्रीम नहीं होती, ना रिलीजियन, ना पॉलिटिक्स, ना आइडेंटिटी। हेट लाउड रह सकती है लेकिन लेजिटिमेट नहीं रह पाती, और जब लेजिटिमेसी चली जाती है तो वायलेंस अपने आप श्रिंक होने लगता है। 10 अवतार के बाद नैरेटिव कंट्रोल पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि जब लोग एक हायर रेफरेंस देख लेते हैं तो मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच का इफेक्ट कम हो जाता है। मीडिया का काम सिर्फ इन्फॉर्म करना रह जाता है, मैनिपुलेट करना नहीं, और जो मीडिया अडेप्ट नहीं करेगा वो इर्रिलेवेंट हो जाएगा। दोस्तों, अगर विष्णु के 10 अवतार एक साथ प्रकट होते हैं तो वो ये नहीं पूछेंगे तुमने मुझे माना या नहीं, वो ये देखते हैं तुमने सच के साथ क्या किया, तुमने पावर के साथ क्या किया, तुमने धरती के साथ क्या किया, तुमने एक दूसरे के साथ क्या किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुमने चॉइस का यूज कैसे किया। इसीलिए अगर ऐसा सच में हो गया तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि भगवान क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल होगा हम क्या करेंगे, जब कोई बहाना बाकी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा व्हाट इफ सिनेरियो एनालिटिक्स पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि अगर ऐसा होगा तो प्लीज़ मेरे एक वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, अगला व्हाट इफ सिनेरियो किस वीडियो टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।